विवाह संस्कार एवं मंत्रोच्चारण लेकर आए हैं खुशियों की लहर। उड़ चली है चिरैया तय करने एक लंबा सफर। कहानी के इस भाग में सुनिए कितनों की आंखें भीगेंगी जब छोड़ेगी बहन भाई का शहर। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 59वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज की मोजड़ियाँ लापता है और लड़के लड़कियों के बीच से होती हुई जाने कहाँ गायब हो गई है। जूते चुराओ मिशन में लड़कियों के हाथ जूते लगे जरूर, मगर सूरज के नहीं, हरीश के। और अब मंजीत और हरीश दावा कर रहे हैं उनके पास सूरज की मोजड़ियाँ के होने का। चलिए देखते हैं कि ये दावा सही है या फिर उसमें भी कोई झोलझाल है। मुक्के की मार को याद करते हुए प्रीतम ने हरीश और मंजीत को बदला लेने के लिए उकसाया। मंजीत ने इस बार दिमाग से काम लिया था और लड़कियों के कमरे में उन्हीं के सामान के बीच सूरज की मुजड़ियाँ छिपा दी थी। मगर जब वह मुजड़ियाँ वापस लेने आया तो उसे मुजड़ी की जगह मिला एक लॉलीपॉप और एक कागज का टुकड़ा। वह अपना सा मुँह लिए लॉलीपॉप और कागज लेकर सबके पास आया। लॉलीपॉप देख लड़कियां हंसने लगी और सबसे ज्यादा हंसने वालों में थी पंकज टोली। हंसते भी क्यों ना, आखिर उन्होंने ही तो लॉलीपॉप कांड किया था। हरीश ने कागज खोल पढ़ा। जैसे को तैसा उसके बने बनाए प्लान पर पानी फिर गया था। ये किसने किया? उसने वैशाली को घूरते हुए पूछा। क्या जीजू, अभी भी नहीं समझी? ये शरारत हम बच्चा पार्टी के अलावा और कौन कर सकती है? पंकज ने मोजड़ियों को हवा में झुलाते हुए कहा। हे राम, जूते तो साले ने चुरा लिए, मौसी जी ने टिप्पणी की। अब हो गया भाई, लाओ मेरी मोजड़ी, सूरज ने कहा। प्रशांत ने भी पंकज को मोजड़ी लौटाने के लिए कहा। पर हमारा शगुन, नीलम बोली। प्रीतम कहाँ कम था, वो बोला। किस बात का शगुन? एक तो चोरी, ऊपर से शगुन मांग रही है। और नहीं तो क्या, हरीश ने छूटते ही कहा। आप तो चुप ही रहिए, ये हम सालियों और जीजा के बीच का मैटर है, समझे? वैशाली ने हरीश को धमकाया। अच्छा, क्या चाहिए आप लोगों को? सूरज ने बीच बचाव करते हुए कहा। राधा काकी और काका भी मैदान में उतर आए। लाओ मोजड़ी और हमसे लो सगुन। राधा काकी ने नोटों की गड्डी निकाली। नीलम और वैशाली ने तो पहले से डिसाइड करके रखा था। ये तो बड़े घाटे का सौदा है। तो फिर तुम ही लोग बताओ बिटिया, राधा काकी ने पूछा। सूरज जीजू, सुनिए, जो मांगेंगे वो देने का वादा किया था ना आपने, वैशाली ने याद दिलाया। वादा करके भूल जाना सूरज का मिजाज नहीं, सूरज ने अपने खास अंदाज में कहा। तो फिर तय रहा, हम सबको मसूरी घुमाना होगा, और वो भी अपने हनीमून पर, वैशाली ने कहा। साली निकली दिमाग वाली, हरीश ने कमेंट किया। लेकिन हम भी साथ जाएंगे, मंजीत ने कहा। पाखी की तरफ देखते हुए सूरज ने कहा, अब फैसला इनकी परमिशन से होगा। पाखी मुस्कुराई तो सब लड़कियां खुश होकर शोर मचाने लगी। परमिशन ग्रांटेड, पाखी ने धीरे से कहा।
सूरज को नीलम और वैशाली ने अपने हाथों से मोजड़ी पहनाकर रस्म पूरी की और उसके बाद सब भवन से घर की ओर चले। प्रशांत ने बहन को अपने पास बिठाया और उसे लेकर घर आया। विवाह की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। दोनों का विवाह सनातन रीति रिवाजों के साथ हुआ और अब वह बेला आ गई थी कि जब वह अपने बाबुल का घर छोड़कर पिया के घर जाने वाली थी। उसके बाबूजी सूरज से कह रहे थे, जीते रहो बेटा, जी तो हमारा चाह रहा है कि तुम्हें कहें कि तुम्हें हमारी उम्र भी लग जाए, मगर उम्र ही कितनी बची है हमारे पास। मैं और इसकी अम्मा तो यही सोच सोच कर निहाल हो रही हैं कि हमें आपके जैसा इतना सुंदर और सुशील दामाद मिला। आज तो आपने दामाद कह दिया मुझे, लेकिन अब से आपके 3 बेटे हैं। सूरज ने उनका आशीर्वाद लेते हुए कहा। अम्मा आंखों में आंसू भरकर बोली, हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हो। आज से बल्कि अभी से आप हमारे बेटे हुए। वो कहते कहते रोने लगी। अम्मा को रोता देख प्रशांत उन्हें सांत्वना देने लगा, जबकि उसका हृदय भी सागर की तरह छलछला रहा था। अपनी आंखों के कोनों को साफ करते हुए वह बोला, क्या अम्मा, क्या करती हो तुम भी? खुशी के मौके पर भी कोई रोता है भला? चलो अब चुप हो जाओ। मीनाक्षी हंसते हुए कहने लगी, और क्या अम्मा जी, दिया लेकर भी ढूंढते तो सूरज जी जैसा दामाद नहीं मिलता। ये तो हमारी पाखी नसीबों वाली है जो हीरा खुद ही झोली में आ गिरा। सूरज ने टोका, भाभी प्लीज़, अब आप शर्मिंदा कर रही हैं। ये तो मैं लकी हूँ कि आप लोगों ने मुझे सर आंखों पर बैठाया हुआ है। मौसी जल्दी करती हुई बोली, अरे बिटिया, जाओ जरा जल्दी से अपनी सहेली को ले आओ, पंडित जी विदाई की रस्म करने को कह रही हैं। वैशाली तुरंत अंदर जाकर प्रीत के साथ पाखी को लेकर आई। लो, आ गई हमारी बिटिया, अब सब झोली भर दो इसकी। सबने शगुन किया और पाखी प्रशांत के गले लगकर रोने लगी। भैया, प्रशांत उसे चुप कराता हुआ बोला, इसमें रोने वाली कौन सी बात है गुड़िया? ये देहरादून, ये मसूरी। तुम बस आंखें बंद करके सोचना, मैं पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा। पाखी ने सिसकते हुए कहा, भैया मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मुझे आप बहुत याद आएंगे। प्रशांत उसे समझाते हुए बोला, तुम जहां जा रही हो वहां जिंदगी भर रानी बनकर राज करोगी। एक भाई के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी बहन को उसका मनचाहा जीवन साथी नसीब हुआ है। चलो अब आंसू पोंछो, जमाई बाबू इंतजार कर रहे हैं। कुछ नारी स्वर ढोलक की थाप पर विदाई गीत गा रहे थे। पाखी के दिल में खूक सी उठी। छोड़ भैया के घर की डेओढ़ी, छोड़ भैया के घर की डेओढ़ी, बहन ससुराल चले, बहन ससुराल चले। कितने नाजों से, ओ कितने नाजों से, कितने नाजों से दिल में वो सब के पले। छोड़ भैया के घर की डेओढ़ी, सोच कर भीगा मेरा
मंजर है, कैसी मजबूरी, कैसा मंजर है, कैसी मजबूरी, छोड़ कर जाना तेरा आंगन है, अपने आँखों, अपने आँखों, अपने आँखों के सावन लुटा कर चले, छोड़ भैया के घर की ड्योढ़ी, छोड़ भैया के घर की ड्योढ़ी, बहन ससुराल चली, बहन ससुराल चली। घर अंगना सब छूट रहा था। पाखी प्रशांत से लिपट कर रोने लगी। भाई के दिल में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। हो सुख की बेला भी नीर लाई है, आँख सबकी क्यों छल छलाई है, ये विदाई की रीत अलबेली कैसी निर्मोही ने चलाई है, अपने बाबा अपनी अम्मा की, अपने भैया की नींदें उड़ा कर चली, छोड़ भैया के घर की ड्योढ़ी, छोड़ भैया के घर की ड्योढ़ी, बहने ससुराल चली, बहन ससुराल चली, कितने नाजों से, कितने नाजों से, कितने नाजों से दिल में वो सब के पली, छोड़ भैया के घर की ड्योढ़ी, छोड़ भैया के घर की ड्योढ़ी, छोड़ भैया के प्रीत ने उसे समझाते हुए कहा, फिक्र मत कर डियर, हम आते जाते रहेंगे। सूरज ने जवाब दिया, आने जाने की क्या ज़रूरत है भाभी, मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। अच्छा देवर जी, शादी क्या हुई, रंग ही बदल लिया, अभी तक तो भाभी के खूब आगे पीछे फिरते थे। प्रीत ने उसे छेड़ा। प्रीतम आदत के अनुसार फिर बीच में टपकते हुए बोला, सब चुप करो और कोई दुल्हन को तो चुप कराओ। प्रीत ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं तो अपनी शादी पर बिल्कुल भी नहीं रोई थी। प्रीतम ने चुटकी ली, वो इसलिए कि रो तो मैं रहा था ना। पाखी रोते रोते हंस पड़ी और उसके साथ बाकी सब भी। सुबह के 4 बज रहे थे। एक एक कर सभी गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई और देहरादून जैसे एकाएक सुनसान हो गया। विदाई होने के बाद सूरज और पाखी एक साथ सजी हुई गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। कार देहरादून से मसूरी जाने वाली सड़क पर आई। तभी पाखी ने सूरज से कहा, मेरी एक बात मानोगे? सूरज उसके नज़दीक आकर शरारत से बोला, दो बोलो मेरी जान। पाखी ने कहा, मुझे मसूरी नहीं जाना। सूरज चौंका, तो फिर? मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं एक बार कम से कम इस दुल्हन के जोड़े में अपने ससुराल जाऊं, जहां मुझे सास ससुर का आशीर्वाद मिले।
सूरज उसकी ये बात सुनकर बोला, ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया था मॉम डैड के बारे में। वो तुम्हें आशीर्वाद तो क्या, घर में कदम तक नहीं रखने देंगे। पैसा ही सब कुछ है उनके लिए। पाखी उदास होकर बोली, एक बार सिर्फ मेरी खातिर तुम्हें मेरी सौगंध, हो सकता है कि उनका दिल हमें साथ देखकर पिघल जाए। चलो ना प्लीज़ मेरे लिए। सूरज को पाखी के सौगंध दिए जाने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम यही सब कहकर मुझे बेबस करती हो ना? दोबारा कभी अपनी सौगंध मत देना, नहीं तो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, पाखी ने उसके होठों पर उंगली रख दी और उसकी आंखों में झांकने लगी। हो गया बस, मान ली है तुम्हारी बात, मगर जाने से पहले अपना दिल मजबूत कर लो, सूरज ने कहा। वह गंभीर हो गया था। उसने ड्राइवर को दिल्ली चलने का निर्देश दिया और प्रीतम को फ़ोन करने लगा। तो दोस्तों, देखा आपने कितने बेबस, कितने लाचार हो जाते हैं हम अपने प्यार के आगे। पाखी भी अपने कर्तव्यों से बंधी जा रही है अपने ससुराल, पर क्या मिलेगा उसे प्रताप खानदान की बहू होने का अधिकार? जानने के लिए ज़रूर सुनिए इस उपन्यास का अगला भाग कनेक्टिंग ड्रीम्स पर।